Good afternoon, students. My name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School, निचला थड़ा. आज हम द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के लास्ट लेक्चर में हैं, जिसमें हम रीबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में सबसे पहले. तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है इट ब्रोक इन 1939. मैं आपको बता देती हूँ, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, सो प्लीज़ इनको याद रखिए. 1 सितंबर 1939 में जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था और कब तक रहा था? 1945 तक. 2 सितंबर 1945 तक. मंथ्स रहने दीजिए, ईयर याद रखिए. 1939 टू 1945. ये जो वर्ल्ड वॉर था ये वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था. तो कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे इस वॉर में? एक तो एक्सेस पावर्स आ गई, जिसमें आ जाती है हमारी, मैंने जिग याद रखा है, JIG, जापान, इटली, जर्मनी, एंड एलाइड पावर्स जो कि आपको पता है बर्फ, BURF, ब्रिटेन, USA, रशिया एंड फ्रांस. इस वॉर को हम टोटल वॉर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तीनों लैंड, वाटर, एयर में तीनों जगह पे लड़ा गया था. काफ़ी सारी सिटीज़ थी जो कि एशेज़ में रिड्यूस हो गई थी. 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए और बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उनकी वो ज़ख्मी हुए थे. USA जो है उसने एटॉमिक बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया इसमें, इस वर्ल्ड वार सेकेंड में, और उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब जो है और फेंके भी. इसका क्या नतीजा निकला? उनकी बुरी हालत हो गई, वो मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, जानवर, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया. कई लोग जो है वो उनके ऑर्गन्स डैमेज हो गए, जैसे कि लंग्स, स्किन, ब्रेन, किडनी कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह वगैरह. बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बीमारियां जो हैं जिनसे डेथ हो गई, तड़प तड़प के लोग मर गए. बहुत बुरा हाल हो गया ये जो एटॉमिक बॉम्ब जो हैं हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गए थे. इवेंचुअली एलाइज जो हैं वो ये वॉर जीत गई और USA जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सुप्रीम पावर बना था, इस वॉर में भी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी USA जो है इट केम आउट एज अ सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड. अब इस वॉर से क्या लर्न किया जो भी पॉलिटिशियंस थे, इकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट वगैरह थे, जो भी ये लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने क्या चीज़ सीखी इन दो वॉर से, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से? एक तो उन्होंने ये सीखा कि अगर आपने मास प्रोडक्शन करनी है तो मास कंजम्पशन होनी चाहिए. मास कंजम्पशन होगी तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और जॉब्स जो है मार्केट में दी जानी चाहिए, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की इम्पोर्टेंस जानी. दूसरा कि गवर्नमेंट का मार्केट में इंटरवीन करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी सीखी उन्होंने. अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, अगर बैलेंस चाहिए मार्केट में, तो आपको सरकार जो है, सरकार का इंटरवीन करना मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड पे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आया. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में. कहाँ हुई थी? न्यू हैम्पशायर, USA में. दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. जो है ये दो चीज़ें आ गई, एग्जिस्टेंस में आ गई. क्यों आई? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन था, इकोनॉमिकली बहुत डाउन हो गई थी कंट्रीज़ काफ़ी सारी, जिनको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत थी, और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? मनी. तो ये दो जो थी रिकंस्ट्रक्शन के सोर्सेज थे, जहाँ से मनी कंट्रीज़ हायर कर सकती थी, ले सकती थी अपने देश को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. एक तो आ गया हमारा IMF और एक आ गया हमारा IRDB. तो ये जो है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे डिपेंड थी. ब्रिटेन वुड जो है, ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे डिपेंड थी. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता क्या है? मान लीजिए कि डॉलर की कीमत अभी 30 रुपये है, तो 30 ही रुपये रहेगी. जो भी डिमांड हो, जो भी सप्लाई हो, डजेंट मैटर, अदर कंडीशंस डजेंट मैटर, करेंसी जो है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. और ये कौन फॉलो करता था? ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस. आज के दौर की बात करें तो आज तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी एक्सचेंज रेट को फिक्स रखें. आज तो करेंसी जो है इट चेंजेस विद एवरी डे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जो डिमांड सप्लाई होगी हर दिन हम डिसाइड करते हैं कि क्या डॉलर की वैल्यू रहेगी, और ये चीज़ आज हम फॉलो करते हैं.
ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, वर्ल्ड इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया, क्योंकि आईएमएफ और आईडीबीआर जो है इन्होंने पैसा वगैरह देना शुरू कर दिया, तो हेल्प हो गई बहुत ज़्यादा, काउंसलिंग मनी वगैरह मिलने लगा नेशंस को। अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ और टेक्नोलॉजी स्प्रेड होने लगी। कई सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो थी वो फ्री हो गई, यानी कि डीकोलोनलाइजेशन हो गई, और जिनको पॉवर्टी से बहुत ज़्यादा जिन्होंने सफ़र किया था। स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखना कि जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है इसको कौन कंट्रोल करता था, बिग पावर्स जैसे यूएसए यूएसएसआर इनको कंट्रोल करता था। तो यानी कि ये जो कंट्रीज़ है पहले भी कॉलोनलाइज्ड थी, अभी भी ये किसी ना किसी के अंडर है। तो इससे क्या हो गया, 1970 में लगभग 20-25 साल के बाद ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जो है इट गॉट अबॉलिश्ड, और क्या शुरू हो गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि द एक्सचेंज रेट चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हर दिन भी ये एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।